कश्मीर हिंदुओं के लिए नहीं है? क्या कश्मीर कश्मीरी पंडितों की आस प्रवास के लिए नहीं है? क्या कश्मीर में अब भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए प्रवास की कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगी? क्या कश्मीर से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू पलायन कर रहे हैं? क्या कश्मीर की वादी सिर्फ आतंकवादी के लिए है? क्या कश्मीर सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, एक फलसफा है जिसका अंजाम टारगेट किलिंग है कश्मीरी हिंदुओं के लिए? ये वो सवाल है जो कश्मीर की फिजा में उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। ये वो सवाल है जिनका जवाब सभी से पूछा जा रहा है। ये वो सवाल है जो रह रह कर टीस दे जाता है कश्मीरी हिंदुओं को, जिन्होंने देखा है 1990 का दौर। तो क्या 1990 का वही दौर एक बार फिर से कश्मीर में लौट रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब जरूरी हो जाता है। और इसीलिए जिस तरीके से कश्मीर में हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, बीते 27 दिनों में 10 लोगों की हत्या हो जाती है। ये लोग गैर कश्मीरी थे, ये लोग, ये परिवार, ये तमाम कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे जो कश्मीर में अपने सपने को पूरा करने के लिए गए थे। सरकार ने धारा 370 का खात्मा किया एक उम्मीद के साथ, उम्मीद की नए कश्मीर का जन्म होगा। लेकिन इस नए कश्मीर में एक बार फिर से पुनर्जन्म हो गया है उस 1990 के दौर का, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए सरकार सजग हुई है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब होगा टारगेट किलिंग पर आर या पार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत ही खास प्रस्तुति के साथ आपके बीच आज हम मौजूद हैं। आज हम एक बार फिर से सरकार से ये पूछने वाले हैं कि कश्मीर में जो उम्मीद धारा 370 के हटने के बाद जगाई गई थी, आखिर उस उम्मीद पर पानी फेरते ये आतंकी इनके लिए क्या कर रही है सरकार? पूछेंगे हम उनसे जो राजनीति की बिसात पर कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा समझते हैं। वहां के लोगों की कहानी का उपसंहार किस तरीके से हो, इस तरफ बकायदा सोचना जो चाहिए उस पर कोई सोच नहीं रखते हैं। पूछेंगे हम कश्मीरी पंडितों से भी कि क्या अब उन्होंने उम्मीद पूरी छोड़ दी है? क्या अब उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या अब वो सिर्फ सपनों में ही 1990 के पहले वाले कश्मीर को देख पाएंगे, समझ पाएंगे? और कश्मीर की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की, क्या कश्मीर में प्रवास उनके लिए बस एक कल्पना मात्र रह जाएगा? पूछेंगे ये तमाम सवाल हम आज अपने मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि कश्मीर अब हिंदुओं का नहीं रहा, कश्मीर से हिंदू हो रहे हैं बेघर और इसलिए सरकार को अब करना होगा टारगेट किलिंग पर आर या पार। कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां शांति और संस्कृति की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। ये वही हिंदुस्तान है जहां कभी साक्षात ईश्वर का निवास हुआ करता था और आज भी है। सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातन शिक्षा ने पूरे विश्व को अपनी ज्ञान की धारा में तृप्त किया है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उन्हीं सनातन धर्मियों को इंसान के वेश में मौजूद हैवान अपना शिकार बना रहे हैं। धरती का स्वर्ग कही जाने वाला कश्मीर अब धीरे धीरे नर्क में तब्दील हो रहा है। खुद को खुदा के नेक बंदे बताने वाले मानव रूपी शैतान शीतलता जैसी पवित्र और बर्फ जैसी सफेद कश्मीर को अपने अंधेरे में डुबोने के लिए आज भी आतुर है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बाद भी घाटी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं पर आतंकवादी लगातार अपना कहर बरपा रहे हैं। स्थिति हर एक दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। स्थानीय तो दूर, दूसरे प्रदेशों से पहुंचे मजदूरों को भी आतंकी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। पिछले 6 महीनों में टारगेट करके 18 लोगों की हत्या की जा चुकी है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। कश्मीर में मौजूद हिंदू परिवार इस प्रकार से सहमे हैं कि मानो कश्मीर जन्नत नहीं बल्कि नर्क है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर बड़ी बैठक की है। वहीं आतंकियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही है। बीते 27 दिन में 10 लोगों की हत्या आतंकी कर चुके हैं। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी
कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी है कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इस बैठक से कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का कोई हल निकलेगा? क्या एक बार फिर कश्मीर दोजख से जन्नत के रूप में तब्दील होगा? क्या एक बार फिर कश्मीर में सनातन की शांति और सभ्यता का विकास होगा? और क्या कश्मीर के पंडितों और बाकी हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शनी। देखिए, जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा की जाए इतना कम है। किसी को यह हासिल नहीं है कि किसी को बेदर्दी के साथ मार दे। कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। कश्मीर के बारे में भारतीय जनता पार्टी और वो जिस तरीके के दावे करते थे वो सब के सब धराशाही हो गए। मैं डिमांड करता हूँ कि इस कत्ल के बाद अमित शाह जी को होम मिनिस्टर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल यही है कि राजनीति की बिसात पर कश्मीर हमेशा से एक मुद्दा रहा, लेकिन कश्मीर को क्या वाकई राजनीतिक पार्टियों ने संजीदगी के साथ समझा, जाना? कश्मीर की कश्मीरियत जिनसे मानी जाती रही है, जो सनातन संस्कृति कपिल मुनि के समय से चली आ रही है, वो आधार क्या किसी ने मजबूत करने की कोशिश की? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर अब गहनता से चिंतन की जरूरत है। तो चलिए आज इसी के साथ चिंतन मंथन चल रहा है। एक गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़े मोर्चे पर मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित भी इसे लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पर क्यों नहीं चिंतन मंथन कर पा रही? राजनीति से ऊपर उठकर आज उस पर भी हम सवाल करेंगे। तीन विशेष मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर ले आइए। आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए अल्ताफ ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं। अल्ताफ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना दर्द बयां करेंगे सबके सामने, कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की आवाज उठाएंगे, दिगंबर रैना साहब। दिगंबर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वैसे तो दिगंबर साहब मैं आपके साथ ही शुरुआत करती, लेकिन अल्ताफ साहब क्योंकि आज जुड़े हैं, और अल्ताफ जी मैं आपके साथ आज शुरुआत कर रही हूं। हमने कल भी इस मसले पर डिबेट रखी थी, डिस्कशन दिन भर चलते रहे कि टारगेट किलिंग खत्म नहीं हो रही है। सवाल मैं आपसे कल भी पूछना चाह रही थी, आज मेरे सामने आप हैं इसलिए मैं आपके सामने वो सवाल रखती हूँ कि जब मौत हुई थी राहुल भट्ट की, जब हत्या हुई थी राहुल भट्ट की, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आज आप वो वादा कर पाएंगे कि आगे कोई भी हत्या नहीं होगी? आपने कहा था कि हाँ आप वादा करते हैं, आपकी सरकार इस बात का वादा करती है कि कोई हत्या नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी हत्याएं रुकी नहीं है। वायदा कर लेना, दावे ठोक देना, केवल यही काम रह गया है अब। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हमें कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत तरीन इंसान है। 2 बार अंदर घुस के आतंकवाद कर पाकिस्तान को मारना दुनिया के सामने हकीकत है, चाहे बालाकोट हो चाहे और एक स्ट्राइक हो। तो अंदर यासीन मलिक, शबीर शाह, आसिया इंद्राबी जैसे आतंकवादियों को जेल के अंदर सजा देना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही और हिस्ट्री रही है। पत्थरबाजों पे कदगन लगाना, लाल चौक जो कभी यासीन मलिक और गिलानी का गढ़ हुआ करता था, आज वही लाल चौक तिरंगे की रोशनी में रंग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथा है। आज श्रीनगर के जिस कोचे जिस गली में से गुजरते थे पत्थरबाजी होती थी, आज वहां अमन है, टूरिज्म है, टूरिस्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी की है। हमने जो वादे किए हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने राहुल भट्ट के दिन जो उनकी शहादत हुई थी, मैंने कहा था कि इन पे कदगन लगाएगी। मैं आज भी वही वर्ड दोहराऊं। अभी जो दिल्ली में माटेंगे सर, 27 दिन 10 मौतें। आप कह रहे हैं कि वहां पर अमन है, शांति है, चैन है, सब कुछ है, लेकिन बेचैन कौन है? बेचैन दिगंबर रैना जैसे लोग हैं।
आप कह रहे हैं ना अमन और चैन है, लेकिन बेचैनी जरा उनसे पूछिए जो अपनों को खो रहे हैं, जरा उनसे पूछिए जो इनके लिए आप जम्मू कश्मीर में रहना एक एक सेकेंड भी उनके लिए अब बहुत ज्यादा खतरा, मतलब खतरों के खिलाड़ी उन्हें कहना चाहिए। अब खतरे से भरपूर नहीं है, एक एक सेकंड के लिए उनके लिए वहां जीना दूभर हो रहा है। उनके परिवार वाले जो बाहर दूसरी जगहों पर हैं और उनके अपने अगर कश्मीर में काम करने के लिए पहुंचे हैं तो उनसे पूछिए कि उनकी रातें कैसे कट रही हैं, उनके दिन कैसे कट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमन चैन है। बेचैन अगर कोई है, बेचैन पाकिस्तान है। बेचैन अगर कोई है, आतंकवादी है। बेचैन अगर है कोई यहाँ की रीजनल पार्टीज है जिनकी नींद उठ चुकी है कि इतनी बड़ी तादाद में आज टूरिज्म आ रहा है। बेचैन अगर है पाकिस्तान के वो दहशतगर्द है जिनको कश्मीर में टूरिज्म रास नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझते हैं हम पंडितों के दर्द, कश्मीरी पंडितों का दर्द या माइनॉरिटीज का किलिंग्स भी हुई, बहुत दुख है, हमें लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम आज भी वही वादा करते हैं। शाम तक होते होते देखिए आखिरी प्रहार होगा आतंकवादी पे, और जो हाइब्रिड मिलिटेंसी की नई शेप यहाँ पाकिस्तान ने पैदा की है जो टारगेट किलिंग करेगी, आखिरी प्रहार होगा आतंकवाद पे। आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाना, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाना, जहां जो पंडितों की सरजमीन है, जो हजारों साल से यहाँ रह रहे, जो कश्यप ऋषि जो शंकराचार्य की जमीन है, आतंक मुक्त कर देंगे इसको। और आखिरी प्रहार आप देखिए, इतना कड़ा प्रहार होगा कि आतंक का कमर टूट जाएगा और आतंकवादी बिखर जाएंगे, एक एक को जहन्नम में भर देंगे। आप कह रहे हैं कि एक एक को जहन्नुम में भेज देंगे, 72 हुरों के पास भेज देंगे, लेकिन कब ये होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं चाहती तो इस डिबेट को पॉलिटिकल बनाते, और इसमें निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आज मैंने विशेष रूप से कहा कि हमारे साथ ना कांग्रेस होगी, ना एनसी होगी, ना पीडीपी होगी। हमारे साथ वो पार्टी होगी, हमारे साथ वो राजनीतिक पार्टी होगी जिसने वायदा किया कश्मीरी पंडितों से, और इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी यानी वर्तमान सरकार से आपको यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे साथ दिगंबर रैना जी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले दिगंबर रैना जी, राजनीतिक पार्टियों का एक काम है कि एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाइए और पल्ला झाड़ते चलिए, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया, आपके समय में ये था, आपके समय में ये नहीं था। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धारा 370 के खात्मे के बाद की परिस्थिति है, क्योंकि ये परिस्थिति उस वक्त आ गई है जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सबसे ज्यादा कड़ा कदम उठाते हुए धारा 370 को हटाकर यह वायदा किया था कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर वापस दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है सर। दिगंबर रैना, कश्मीरी हिंदू 32 साल से विस्थापित है। सरकार 12 साल से एक ढकोसला घुमा रही है कि कश्मीरी पंडितों को हमने 12 साल से वापस भेज दिया और कश्मीर में हिंदू वहां रह रहा है। यहाँ 6000 एम्प्लॉयज को हमने वापस भेजा है। मैं अपने सरकार से भी और अपने जो यहाँ पर लोग बैठे हुए भी है, इनसे ये पूछिए वो कहाँ है आज की डेट में वो कश्मीरियत। अगर 12 साल से वहां पर लोग रह रहे हैं, उनमें से कितने लोग अपने घरों तक पहुंचे हैं? मतलब 12 साल में आप भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारों को भी ले रहे हैं सर? क्योंकि भारतीय मैं सभी को ले रहा हूँ जी, मैं सभी को ले रहा हूँ। मैं 32 साल से अगर घर से बाहर हूँ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी सरकारें शामिल है। आप 12 साल से अगर अभी आपने हम लोगों को वापस भेजा है, 12 साल से आप एक भी घर देख लीजिए। आप आज की डेट में जितनी ट्रांजिट कैंप है कश्मीर में, जो आपने एम्प्लॉयज के लिए बनाए, हमारे लिए बनाए हैं, आप कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए उस ट्रांजिट कैंप के आसपास जितने भी लोग उस ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, उसके आसपास के गांव, ये एक ढकोसला है। कश्मीरी पंडित आज की डेट में जो एम्प्लॉय है वहां पर, वो कश्मीर वापस नहीं गया है। वो सिर्फ एक अपनी नौकरी करने के लिए वहां गया है, नथिंग एल्स, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। वो कश्मीर कभी वापस नहीं गया 32 सालों में। और सरकार को एक कंसंट्रेटेड प्लान बनाना चाहिए कि वो सभी कश्मीरियों को वापस ले जाइए। जी देखिए, मुझे आपकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज पैनल जरा इसे सही करें। मैं के सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि कश्मीर के मसले पर हमने और आपने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारे डिबेट्स हुए, लेकिन अभी जो कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति है, अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा है, वो खुलकर आतंकियों को नहीं भेज पा रहा है, तो अब एक नया टेररिज्म कश्मीर में पैदा हो गया है, वो है हाइब्रिड टेररिज्म का। ये हाइब्रिड टेररिस्ट और हाइब्रिड टेररिज्म क्या ये अभी वर्तमान में है, या अगर हम बीते 10 सालों के इतिहास को देखें तो हाइब्रिड टेररिज्म ऑलरेडी कश्मीर में था, बस उसको पनाह उतनी नहीं मिली थी जितनी अब मिल गई है? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी परिस्थिति को?
के सर। देखिए लावनी जी, 15 मार्च का समय था 1990 में, जब 40 कश्मीरी पंडित को मारा गया था, और आज 4 दशक के बाद भी आप वही देख रही हैं कि वही हो रहा है। देखिए उस समय भी ना तो ये टेररिज्म था, क्योंकि हम उसके मूलभूत जो है वो हाइब्रिड टेररिज्म कहीं होता ही नहीं, हाइब्रिड वॉर होती है और जिहाद होता है। ये जिहाद एंड वॉर है। अभी आपने सुना, आपके बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आतंकवाद है, आतंकवाद को खत्म कर देंगे। तो हमारी जब धारणा ही ऐसी है कि आतंकवाद है। आतंकवाद क्या मतलब? डराना, धमकाना, ठीक है, टारगेटेड किलिंग, आपको फियर साइकोसिस उसका एक हिस्सा है। मगर जब आप हाइब्रिड वॉर होता है, उसका परपेचुएटर आप अक्रॉस है। और आपने भी कहा अपने इसमें कि देखिए शायद उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने नहीं बदला है, ये हमने खुद बदलने की चर्चा कर रहे हैं। टीआरएम टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट जब आई थी, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले नाम आया, और उन्होंने कहा कि इंडिजिनियस लोग हैं जो करना चाहते हैं। JKL के बारे में यही बात होती थी 90 के दशक में जब वो करते थे, मगर वो पूरा का पूरा प्रयोजित था पाकिस्तान से। तो ये जो अभी KFF है, कश्मीर फ्रीडम फाइटर जो इसका ले रहे हैं श्रेय, तो ये सारी चीजें ये पूरा का पूरा पाकिस्तान से है। नाम हम जिसको कहते थे है ही नहीं, उसको आज हम इंडोर्स करते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि इंडिजिनस। ये इंडिजिनस है ही नहीं लावनी जी, ये पूरा का पूरा। हाँ, क्या हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर में, आपको पता होगा 2 दिन पहले ही, और इंडियन गवर्नमेंट का ही है, नंगरहार और कुल्हार, ये अफगानिस्तान के जहां पर लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद ये जा करके अपने वहां टेररिस्ट कैंप, तो आप पाकिस्तान के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीज नहीं है, उनके टेररिस्ट कैंप अभी भी चलते हैं, लॉन्च पैड अभी भी है। मगर हम इस चीज देखिए पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट, यदि आप कॉन्सेप्ट को बदल देंगे, देखिए बहुत अच्छा काम हुआ है। जब हमने ये धारा 370 के बाद 2 साल के बाद आप देखिए आज 7 लाख टूरिस्ट ये 4 महीने में आ चुके हैं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट लबालब है, आपके होटल लबालब। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है काम हो रहा है, मगर हमने उन चीजों को नहीं कर पाए जो सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं है, वो वहां बाहर से है। हम उसको भुटलाना चाहते हैं, उसको झुटलाना चाहते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये बिगड़े लोग। आप ये बताइए, आपने नाम लिया बड़ा अच्छा, राहुल भट्ट तहसील ऑफिस में मारे गए थे, और फिर कल जो बैंक मैनेजर है बैंक के अंदर, तो कहां था उनका सिक्योरिटी गार्ड? और हम बात करते हैं कि एकदम सिक्योरिटी नहीं। हाँ। तो ये जो चीजें हो रही है, ये लोकल्स, ये जो हम कहते हैं ना, जिसको जो उसका एक्चुअल बेस होता है, जिसको हम ओवरग्राउंड वर्कर कर लें, अंडरग्राउंड वर्कर्स कर लें, जो वहां के खुद के लोग हैं जो इसको परपेचुएट करते हैं, हम उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली हम ये कहते हैं जी, यही बहुत महत्वपूर्ण है। चीजों में आप छिपा करके यदि करेंगी, यदि अपने कारपेट के अंदर, तो उसमें आप कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। बिल्कुल, हम ऐसे ही करते रहेंगे। यही बातें, बिल्कुल यही बातें अल्ताफ ठाकुर जी, यही बातें सेना के एक प्रमुख अगर आपके सामने ये बात रख रहे हैं, तो इस बात को लेकर पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैंने पहले भी उस दिन भी आपसे पूछा था, आज फिर कह रही हूं कि आप लोग बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और बीमारी ये है कि जितनी भी ये किलिंग्स हुई हैं, अगर उनके एरियाज को देख लिया जाए तो वो रूरल एरियाज, जो इंटीरियर है, जो साउथ कश्मीर, जिसको आपने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए टेररिज्म के हब को पूरी तरह से कहा था कि हमने सबटाइज कर दिया है, हमने खत्म कर दिया है, लेकिन स्टिल दे आर देयर। आप इस चीज को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? इस चीज पर क्यों नहीं कोई काम हो पा रहा है? अल्ताफ ठाकुर जी, देखिए सीरियस कंसर्न है जो कुछ हो रहा है। अल्ताफ जी और के सर को आमने सामने लेकर आइए जी। जो कुछ पिछले दिनों से हो रहा है बहुत सीरियस कंसर्न है। देखिए जहां तक आपने हाइब्रिड मिलिटेंसी की बात की और जिहाद की बात है, मैं एक मुस्लिम हूं, कश्मीरी मुसलमान हूं, और जहां तक मुझे जिहाद सिखाया गया, मुझे जिहाद में सबसे पहले सिखाया गया हुब्बुल वतनी, अपने देश की मोहब्बत रखना। दूसरा सबसे बड़ा जिहाद जो मुझे सिखाया गया वो अपनी माँ बाप की खिदमत करना, वो मुझे सिखाया गया। और ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सा इस्लाम है? मैं खुद वैसे तो मुसलमान होकर इस बात को समझता हूं। ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। पाकिस्तान मुझे बताइए, अमरीन भट्ट को मारना कौन सा जिहाद है? रियाज ठोकर को मारना कौन सा जिहाद है? फेरोज कादरी को मारना कौन सा जिहाद है? ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। पहले जिनका नाम उन्हें OGW या हेलो
आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है अल्ताफ साहब। अंडरग्राउंड वर्कर्स या ओजीडब्ल्यूएस की सूरत में पहले जो 90 से यहाँ मिलिटेंसी को जो ऑपरेट कर रहे थे, जो इनको शेल्टर और एक दूसरी जगह ले जा रहे थे, अब थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया, लेकिन बदकिस्मती से अभी हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को ये पता नहीं चला जब तक इतनी क्लिक हुई। लेकिन अभी पुलिस भी इस पे काम कर रही, सिक्योरिटी फोर्स भी काम कर रही, और बड़ी तेजी के साथ जो ओजीडब्ल्यूएस है, चाहे हाइब्रिड मिलिटेंट्स है, उनको पकड़ा भी जा रहा है। और जहां तक आपने बात की बीमारी, हम भी समझते कहां है। 2 बार हमने बीमारी वाले हिस्से पर हमने हमला किया, 2 बार अब घुस के मारा है, तीसरी बार जरूरत पड़ी। और मैंने पहले भी अभी आपको कहा है, आखिरी प्रहार होगा आतंकवाद पे, आखिरी सर इसमें तो हम कोई शक ही नहीं करते, और हमारी सेना पर तो हमें कोई शक है नहीं। हमने किस तरीके से एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, वो हमें दिख रहा है। आगे आने वाले समय में सेना क्या करेगी, क्या करने वाली है, कितना उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, ये सब दुनिया के सामने होगा। सवाल ये है कि देश के अंदर, आपकी सीमा के भीतर जो जयचंद छिपे हुए हैं, जो जिहाद के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसने नहीं देना चाहते, वो आपको सीधे चैलेंज कर रहे हैं। आप कहेंगे कि लोकतंत्र स्थापित करेंगे, उन्होंने वहां लोगों को मारना शुरू कर दिया। आप कहेंगे कि कश्मीरी पंडितों को हम उनका घर वापस करेंगे, वहां उन्होंने कहा कि कश्मीर की आबादी में कोई फेरबदल नहीं होगा, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया। वो तो आप जो कदम उठा रहे हैं उसके 2 कदम आगे बढ़कर आपको चुनौती दे रहे हैं। तैयारी आपकी कहां पूरी है सर? आज की जो पॉलिसी है वो खाली आतंकवादी को खत्म करने के लिए नहीं। आतंकवाद कहां से पनपता है, आतंकवाद को शेल्टर कौन दे रहा है, आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने वाले पॉलिटिशियंस कौन है, उन पे भी कड़ा प्रहार होगा। अब नए जम्मू कश्मीर में इस बात के लिए कोई जगह नहीं है कि यहाँ पॉलिटिकल लोग आतंकवादियों के जनाजे पे जाके आंसू पाए और उनको ग्लोरीफाई करें, आतंकवादियों के कमर पे जाके वहां ग्लोरीफाई करें। नई पॉलिसी भरोसा है आपको? देखा में रहना, भरोसा है आपको? कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी बात बता देता हूं। मैं अभी आपसे एक बात कह रहा था, जो घाटी में इस समय एक पढ़ा लिखा युवा जो अपने आप को ये कहता है कि हम एक सेक्युलर वादी हैं, जो उनका माइंडसेट बना हुआ है, वो माइंडसेट एंटी इंडियन बना हुआ है, और हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो वॉर सिर्फ बंदूक से नहीं कर रहा है, वो वॉर आपकी टीवी पर आके कर रहा है, वो वॉर आपके स्कूल में जाके कर रहा है, वो वॉर आपके फेसबुक पर कर रहा है, वो चारों तरफ से वॉर कर रहा है। इस चीज को पहचानने की जरूरत है जी, इसको पहचानने की जरूरत है। वो इन चीजों के जो कश्मीरियत के डकोसले हैं, बाकी चीजें हैं, ये सारी चीजें कश्मीरी पंडितों के लिए मुझे लगता है आज की डेट में। दिगंबर जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत इंटरप्ट हो रही है। के सर, मैं आपके पास अभी आ रही हूँ। आप देखिए, एक बात तो जितना हम लोग सुन पाए दिगंबर जी को, एक बात तो उन्होंने सही कहा कि केवल वहाँ पर आतंक के रूप में ही कश्मीर में आतंकवादी नहीं है। अगर आप देखें तो आतंक को पनाह देने वाले हर जगह मिल रहे हैं। वो कश्मीर में ही नहीं बैठे हैं, कश्मीर के बाहर भी बैठे हैं, देश के अलग अलग कोने अलग अलग हिस्सों में भी बैठे हुए हैं। तो उनके खिलाफ जो एक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको इंटीग्रेटेड एक्शन कहा जाता है, वो तो नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक अड़चने कह लीजिए, क्योंकि यहाँ तो राजनीति पहले देखी जाती है, वैसी अड़चने आ जाती हैं। और जब तक वो कदम नहीं उठाया जाएगा, क्या आप समझ पाएंगे कि जो उम्मीद कश्मीरी हिंदुओं ने लगा कर रखी है वो नहीं पूरी हो सकती। और मैं चाहूंगी कि क्योंकि आज देखिए, हमने इसीलिए विपक्ष अगर हम रख लेते तो बहुत सारी तू मैं होती, लेकिन क्योंकि आप सेना से जुड़े रहे हैं, आप सारी चीजों को समझते जानते हैं, जो चूक हो रही हो उस चूक पर आप सरकार के प्रतिनिधि अल्ताफ ठाकुर हैं, उनसे भी आप सवाल पूछिए। मैं अल्ताफ जी से, लावनी जी, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, मेरी 40 साल की वहाँ की, मैं अल्ताफ जी और के जी को आपने सामने लेकर आए हैं, ऑपरेशंस देखे जी के सर। जो मैं कह रहा हूं अल्ताफ जी को, मैं एब्सोल्युटली ये क्रेडिट तो देता हूं कि बहुत सारी चीजें ये सरकार ने बहुत अच्छी की है, और देखिए 30-70 के बाद बहुत चीजें हुई हैं, मगर हम लोग एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो परिस्थिति फिर से वापस आ रही है। ये आप सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है इंटरनल, इसको आपको देख के चलना पड़ेगा। और इसमें यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझेंगे, यदि हम सोचेंगे कि ये इंटरनल है, जिसको हम लोग सब लोग कहते हैं कि ये होम डिपार्टमेंट का काम है, वो करेंगे। देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आप बात कर रही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो हमने देखा, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, हम सब चीज कर लेंगे,
और वो उसकी पूरी आपका जमीन के ऊपर है, पर उसके पीछे हम छिप नहीं सकते क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं और बदल रही हैं। देखिए, ये एब्सोल्युटली इसको इंटीग्रेटेड यदि आप अप्रोच मानती हैं तो आपको इन चीजों को वहां के लोगों को एम्पावर करने पड़ेंगे। आप ये बताइए, मैं फिर से दोहराता हूं, बहुत दो चीजें। देखिए, जो पहला किलिंग राहुल भट्ट का नाम आप ले रही हैं, वो तहसील ऑफिस में हुआ। हमारी सिक्योरिटी होती है, बैंक गार्ड होते हैं, मगर वहां पर बैंक का एक मैनेजर मारा जाता है 15 दिन के पोस्ट, बिकॉज वो हनुमानगढ़ से वहां नौकरी करने आता है। तो वहां के लोग क्या है उनको एम्पावर कीजिए। हम एब्सोल्युटली मानता हूं कश्मीर के, मैं जानता हूं 80% से 90% लोग एब्सोल्युटली नेशनलिस्ट हैं, वो नहीं चाहते। मगर जो वो 10-5% हैं लोग, पहले तो 2-3% में मानता था, 5-10% में मानता हूं, मगर उनको आप एब्सोल्युटली अलग करना पड़ेगा। जो कश्मीर के अंदर में है और देश के अंदर है, आप उसको आयरन फिस्ट नहीं आएंगे। वो एक कहते हैं आयरन फिस्ट, उसको आप बॉक्सिंग ग्लव का सॉफ्ट पंचिंग करेंगे, कुछ नहीं होगा वो। और यही सिचुएशन, और हम 50 साल और लड़ेंगे। देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत डिटरमिन्ड हमारे पास लीडरशिप आई है और उनको पूरा उन्होंने करने की क्षमता रखते हैं। पर आज हमारी बातों को सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए, क्योंकि ये, और मैं ये भी कहता हूं, मैं कश्मीरी पंडितों के साथ, या जो रैना साहब बैठे, आप यू हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। आप वहां से भाग नहीं सकते, परिस्थितियां नहीं है 90 की जब वहां से कश्मीरी पंडित भाग गए थे। लेकिन केके सर क्या किया जाए? लेकिन केके सर सवाल तो ये ना, वो भाग नहीं रहे हैं, वहां परिस्थिति ऐसी बन रही है कि उनको पलायन करना पड़ रहा है। वो क्या करें? वो जीते जी खुद की जान को जोखिम में डाल दें, वो बलि का बकरा बन जाए। ये जिम्मेदारी तो अल्ताफ ठाकुर साहब की होनी चाहिए ना, कि वो ये विश्वास जगा सकें कि अगर वो एक गोली लेकर आएंगे तो 4 गोलियों से उन्हें भून दिया जाएगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। आपने कहा कि बैंक कर्मी को मारा गया, तहसील में घुसकर राहुल भट्ट को मारा गया तहसील ऑफिस में, वहां सिक्योरिटी के नाम पर देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था वहां पर। तो ये जो एक तैयार कर दिया गया कि भाई कश्मीरी पंडितों को भेजा जाएगा, कश्मीरी हिंदुओं को एस्टैब्लिश किया जाएगा, शेखपुरा में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी बना दी गई। बट अल्ताफ साहब, आपको पता होना चाहिए 150 परिवारों ने एक साथ वहां से पलायन कर दिया है। 350 परिवार वहां थे, लेकिन 150 परिवारों ने इसलिए पलायन किया क्योंकि एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, एक हत्या होती है तो वह पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। That is what I'm asking कि अगर अल्ताफ ठाकुर ये विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं तो फिर सवाल उन्हीं से बार बार पूछे जाएंगे। देखिए, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया, और इसी चीज को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यही चीज हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों को लॉजिकली या फाइनेंशियली या कहां उनको सपोर्ट मिल रहा है, कहां उनको मिल रहा है, उसी पे तो काम गवर्नमेंट उसी पे काम कर रही है। जहां तक जितनी भी पॉसिबिलिटी हुई, जहां गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया कि आतंकवाद को जो सपोर्ट करेगा या आतंकवादी को जो जगह देगा, उस बिल्डिंग को ही सीज किया जाएगा। और वो प्रोसेस भी इस वक्त चल रही है। उस वक्त भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत बड़ा हंगामा शोर शराबा किया, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, उसी पे हम काम करें। हम भी चाहते हैं, अभी कर्नल साहब ने भी कहा कि कश्मीर में 90% लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, आतंकवाद नहीं चाहता है। आपके सामने मिसाल आज भी है, आज कोई पंडित बनता है तो कश्मीरी उसका कार्यक्रम करते हैं, लॉर्ड्स राइटर्स वो करते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, सारी सोसाइटी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करे, कुछ गुने चुने लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, 5-10% लोग हैं, उनको भी इस सोसाइटी से अलग करके उनको भी कैफिर किरदार तक, उनको भी अंजाम तक पहुंचाएगा। ये गवर्नमेंट की प्रमुखता है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, इसको हम करेंगे। आप अलग करने की, स्क्रूटनाइज करने की बात कर रहे हैं। दिगंबर जी, अब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? दिगंबर रैना, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही मेरी आवाज। दिगंबर रैना जी, आपकी क्योंकि ऑडियो में प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आपको पहले नहीं ले पाई, लेकिन अगर आपने ये पूरा डिस्कशन सुना हो तो पूरी तरीके से अल्ताफ ठाकुर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। केके सर ने बहुत अच्छे से जो परिस्थिति है उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन बतौर कश्मीरी पंडित, बतौर कश्मीरी हिंदू, दिगंबर रैना क्या सोच रहे हैं? दिगंबर जैसे लोग जो वहां पर कश्मीरी हिंदू हैं, क्या वो वाकई उस भरे, क्योंकि आप ही लोगों ने जब धारा 370 हटी थी तो मुझे याद है कि ढोल नगाड़ों के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया था, इस कदम का स्वागत किया था, लेकिन आज की परिस्थिति
क्या अब भी विश्वास है आपको, जो विश्वास अल्ताफ ठाकुर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? 12 साल पहले हमें एक विश्वास जागा था, हम वापस जाने की कोशिश कर रहे थे और 12 साल से घाटी में हमारे परिवार घाटी में रह रहे थे, ये हम सब जानते हैं। सरकार ने धारा 370 हटाई। कश्मीरी पंडित मुझे लगता है विश्व में सबसे ज्यादा खुश होगा और उसे ये लग रहा था कि धारा 370 हटने के बाद मेरे दरवाजे घाटी में खुल गए हैं। लेकिन हुआ क्या, जो मूल प्रॉब्लम थी वहां पर, जब हम उन ट्रांजिट कैंपों में रहे, आप उस चीज को देख लीजिए कि उन ट्रांजिट कैंपों के आसपास कैंप में वो उसके गांव के आसपास के ही लोग हैं। कितने लोग अपने घरों में जा सके, कितने लोगों को आपने फैसिलिटेट किया, वहां के आम जनता ने फैसिलिटेट किया कि नहीं आप ट्रांजिट कैंप में क्यों रह रहे हो, आपके अपने घर है यहाँ पर, आपकी अपनी जमीन है यहाँ पर, आप उन पे आ जाइए। किसने नहीं किया? ये रीजन है, एक दिमाग या एक माइंड नहीं बन सकता है, एक विश्वास नहीं बन सकता है, एक सरकार का ही नहीं विश्वास होता, सरकार के ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि घाटी के लोगों ने आगे बढ़ के उन कश्मीरी पंडितों को गले नहीं लगाया जो वहां पर ट्रांजिट कैंप में रहते थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा कि ट्रांजिट कैंप में अल्ताफ ठाकुर साहब कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित थे, तो कितने वहां के घाटी के लोगों ने उनका जाकर वेलकम किया कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ये उसी वक्त तय हो जाना चाहिए था, ये उसी वक्त भाप लेना चाहिए था कि दे विल नॉट बी वेलकमिंग ओवर देयर, वहां उनको वेलकम नहीं किया जाएगा। और आपने उस रिस्क पर कश्मीरी हिंदुओं को वहां भेज दिया, एक रिस्क जोन में डाल दिया आपने उनको। मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं जहां कश्मीरी पंडित आज भी रूरल एरिया गांव में रहता है, और अगर वहां कोई पंडित मरता है तो उसका क्रियाक्रम कश्मीरी मुसलमान करता है। मैं आज भी आपको उदाहरण देता हूं, बुरहान के गांव में जो 90s में पंडित रह रहा है। मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं, 3 अटैक खुद पे हुए, लेकिन मैं कभी हिला नहीं, मैं कभी डरा नहीं, आज भी डटा हूं कश्मीर की धरती पे। वो कश्मीरियत के लिए एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए परसों खीर भवानी मेला है, वहां जितने पंडित होंगे उतने मुसलमान। बहिष्कार कर दिया सर उन्होंने खीर भवानी मेले का, इस बार कश्मीरी हिंदुओं ने कह दिया कि हम नहीं जाते हैं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। आपको यह भी नहीं पता है? देखिए मुझे पता है कश्मीर खीर भवानी जो मेला जो होने वाला है होके रहेगा, कश्मीरी पंडित आएगा, कश्मीरी मुसलमान इसका इस्तेमाल करेगा, होके रहेगा। मेले के दिन वेलकम करना अलग बात है। मैं 12 साल से अगर अपने ट्रांजिट कैंप में रह रहा था, आज तक मेरे पास कोई मेरे गांव का पड़ोसी नहीं आया कि रैना साहब आप ट्रांजिट कैंप में क्यों रह रहे हो, आप अपनी जमीन क्यों नहीं लगा रहे हो। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका माइंडसेट वही है, कश्मीरी पंडित यहाँ आया है, सिर्फ नौकरी करने आया है, जस्ट ऑल ऑफ दैट। उनको ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं एक कश्मीरियत को मैं इनको वापस ले आऊं, ना ही कोई सरकार का ऐसा नजरिया दिख रहा है। हमें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जैसे एक सिविलियन फोर्स है, हम जस्ट सिविलियन फोर्स की तरह वहां काम कर रहे हैं। उसके के सर एक सवाल जो आपसे, क्योंकि ये जो इस्लामिक आतंक है जिसने कश्मीर में पूरी तरीके से पनाह ले रखी है, जिसने कश्मीर की कश्मीरियत पर सवाल खड़ा कर दिया है, ये जो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू के बीच में जो बारीक लाइन है, क्या इस बारीक लाइन में ही जिहाद, पहले इसका डिस्क्रिप्शन करना होगा, पहले उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो या कश्मीरी हिंदू हो, उनके लिए सबके लिए कश्मीरियत एक ही है। ये जिहाद कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। लावनी जी, ये जिहाद ही मेन है, और जिहाद के नाम पे ही जो रेडिकलाइजेशन है, और उसके लोग रेडिकलाइज्ड हैं और काफी रेडिकलाइज्ड हैं। ऐसा नहीं जो रैना साहब कह रहे हैं वो सही बात है। देखिए वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि वो मेजोरिटी में है और उनका कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए, ये वो मान के चलते हैं। वो एकोमोडेट, वो चाहेंगे ठीक है टूरिस्ट आए, वो अमरनाथ यात्रा हो, उनको पैसे की लाभ हो, वो मन में हो सकता है,
मगर वो जो भाईचारा होता है, ये कहते हैं कि हम जो कश्मीरियत थी वो खत्म हो चुकी है, उसको आप नहीं ला सकते, फिर पैन आप नहीं कर सकते उसको आयरन हैंड से। आपको समय लगेगा, अभी परिस्थितियां पूरे विश्व में बदलेंगी तो यहां भी बदलेंगी। रेडिकलाइजेशन पूरे विश्व का एक बीमारी है, वो बीमारी कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा लग चुका है और उसको भड़काने वाले लोग अक्रॉस हैं। देखिए हमारे साथ जो अल्ताफ ठाकुर साहब बैठे हैं, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, मगर ये कुछ नहीं कर सकते यदि आप, क्योंकि आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है, आपको ये जो कल जो लोग मारे जा रहे हैं उसको रोकना है। कैसे आप रोक सकते हैं? कहेंगे कि वहां पर कश्मीरियत लाएंगे, 50 साल लग जाएगा तो लोग मरते रहेंगे। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व नहीं होती, ये हाइब्रिड वॉर है, इसको आयरन हैंड से आना होगा। यदि श्रीलंका आपके डाउन बिलो में एलटीटी को खत्म कर सकता है, मगर इंडिया नहीं कर सकता, तो जबकि हमारे पास व्हाट कैपेबिलिटी इज है। द वे आउट? क्या होना चाहिए फिर? एक आर्मी मैन होने के नाते क्या होना चाहिए सर? सिंपल है, आप देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको ब्रश साइड मत कीजिए, इसको मान के चलिए आतंकवाद हाइब्रिड वॉर है जो कि पीछे से आता है, यहाँ के लोग लिप्त हैं, यहाँ के लोग आपके टीवी चैनलों में बैठ के करते हैं, ओपन दिखता है, आपको ये एक्शन ले पाते हैं? नहीं कर ले पाते, ओपनली वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को। अभी आप खोजेंगी तो 1000 लोग बैठ जाएंगे। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म को रोकिए, नहीं रोकिएगा एक्शन लीजिए। एक एक्शन नहीं है, एक एक्शन नहीं है। हम राजनीति के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि हम उसको एक्शन लेने से घबराते हैं। आप बताइए जो परपेचुएटर्स हैं सब तो बैठे हुए हैं कश्मीर के अंदर, आज उनके ऊपर कुछ होता है? इसकी राजनीति छोड़िए, ये राजनीति से नहीं होगा। इट इज एब्सोल्युटली ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और ये कोई राजनीति प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिप्लोमेसी से आप हल नहीं कर सकते, इसको आप राजनीति से हल नहीं कर सकते। आप पूरा उसको आप सोने की चिड़िया बना देंगे, सोना ही इससे गढ़ दीजिएगा रोडों को, कुछ नहीं होने वाला। अल्ताफ ठाकुर जी, मन को बदलना पड़ेगा, लोगों के मन को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों के मन को तभी बदल पाएंगे जब जिहाद को एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ इसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट कर पाएंगे, जब व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खत्म कर पाएंगे, तब आप ये वादा कर सकते हैं अल्ताफ ठाकुर की कश्मीरी हिंदू हमारे यहाँ सुरक्षित है कश्मीर में। अल्ताफ ठाकुर, जहां तक आम कश्मीरी, कॉमन कश्मीरी की बात है, कॉमन कश्मीरी जब राहुल भट्ट की शहादत हुई तब भी वो सड़कों पर निकला। मैं खुद उस कैंप में गया हूँ, शेखपुरा कैंप में, मैंने पंडित भी देखे, मैंने मुसलमान भी देखे। एक कॉमन कश्मीरी को अल्ताफ साहब जोड़ना आपने वहां देखा होगा, कोई नहीं चाहता है। वहां पर सुबरते खास के लिए कितने लोग निकल पड़ते थे। जमीन है, ये चीजें बदली नहीं है। एक टेररिस्ट मारा जाता था, आप कहिए उसको सप्रेस, हाँ आज लॉ एंड ऑर्डर पे सप्रेस नहीं है, लेकिन केके सर ने जो बात कही है, केके सर ने जो बात कही है, मैं उस बात के साथ सहमत मारा जाएगा तो सारे लोग आएंगे, सहमत हूँ। और जो व्हाइट कॉलर आतंकवादी है, इंटरवीन कर रहा हूँ, ये गलत चीज यदि आप बहुत जल्द आप देखेंगे बोल रहे हैं अल्ताफ ठाकुर साहब, टेररिज्म हो, जिस शेप में भी टेररिज्म हो, उस टेररिज्म को उखाड़ फेंका नहीं, ठीक है, लेकिन केके सर ने जो बात कही आपने शायद ध्यान से सुनी नहीं कि एक आतंकी के सुपुर्द खात में भी पूरे के पूरे कश्मीर वापस आ जाती थी, पूरे के पूरे इकट्ठा हो जाते थे अगर एक पत्थरबाज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती थी। यही अंतर आपको समझना है और उन्हीं की पहचान करनी है, तब आप कश्मीरियत को बचा पाएंगे। सर कुछ समय की सीमाएं हैं, लेकिन इतना उम्मीद करते हैं कि समय में रहते हुए आप लोग कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और जिस तरीके की परिस्थितियां कश्मीर में बनी हुई हैं, अब टारगेट किलिंग्स पर आर पार का वक्त आ चुका है। बड़ी मीटिंग्स हो रही है, लेकिन केवल मीटिंग्स नहीं, अब इंप्लीमेंटेशंस की भी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।